एक तो ये होता है कि आपको किसी चीज़ की जानकारी ना हो तो आप कहते हैं भाई हमें नहीं पता, लेकिन नए भारत में ऐसे लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जानकारी नहीं हो लेकिन कुछ ना कुछ फेंक देंगे, झूठ सच मिलाकर कुछ नई बात बोल देंगे। नए भारत में ऐसे फेंकुओं की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। लेकिन इनसे भी चालाक और शातिर तीसरे तरह के लोग होते हैं जो इतिहास को ही नकार देते हैं, कहते हैं वो सब गलत है, इतिहास गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन फिर वो जो जानकारी देते हैं उसके सपोर्ट में एक मन गढ़ंत कहानी तो सुना देते हैं, मगर उसके सपोर्ट में कोई तथ्य या सबूत नहीं पेश कर पाते। पिछले सालों में हमें ये तीसरे तबके के लोगों से ज़्यादा वाबस्ता होना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग सत्ता में बैठे हैं और उनके प्रचार और प्रोपेगेंडा का तंत्र बड़ा मजबूत है। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर या शहीद दिवस या गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी के मौके पर सोशल मीडिया पर एक तरफ हैशटैग बापू अमर रहें या गांधी जयंती या फादर ऑफ द नेशन ट्रेंड कर रहा होता है, मगर उससे भी भारी संख्या में हैशटैग गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करता मिलेगा। आपने देखा होगा कि अब गांधी को केवल और केवल गोडसे या सावरकर के हवाले से याद करने का चलन शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट को पढ़कर आपको लगेगा गांधी नहीं गोडसे सही था, यानी इतिहास को पूरी तरह से पलटने की कोशिश की जा रही है और इस यज्ञ का साजो सामान तैयार करने में एक पूरी विचारधारा जुटी हुई है जो सत्ता पर भी काबिज है, जिसके हाथ में सिस्टम है, तंत्र है और उनके ही लोग चारों तरफ फैले हैं सोशल मीडिया पर भी। इनका बस चले तो ये गोडसे के गुरु विनायक दामोदर सावरकर को ही राष्ट्रपिता घोषित करवा दें। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा, वो इसलिए कि ऐसी ही एक इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कल फिर की गई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद नया इतिहास गढ़ने के इस यज्ञ में शामिल थे। मौका था हिंदुत्व शब्द और उस मानसिकता के जन्मदाता सावरकर पर प्रकाशित हुई नई किताब का। इस मौके पर मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी नेता और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल थे। जाहिर है जब ये सभी लोग एक मंच पर मौजूद हों और किताब सावरकर पर हो, हिंदुत्व के भीष्म पितामह पर किताब हो, उसका लोकार्पण हो, तो किताब भी उसी विचारधारा से संबद्ध किसी व्यक्ति ने ही लिखी होगी। खैर, मेरा विषय लेखक नहीं है, बल्कि उस मौके पर कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सावरकर का महिमा मंडन किया, उनका बचाव किया, वो है आज का विषय वस्तु मेरा। जिस सावरकर ने गोडसे को विजयी भव का आशीर्वाद दिया था। एक एक करके मैं दोनों के बयानों का पोस्टमार्टम करूंगा और बताऊंगा कि कैसे इतिहास का तिरस्कार करके मनगढ़ंत किस्से कहानियों के सहारे झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐलानिया सीना चौड़ा करके झूठ बोला जा रहा है, मानो संदेश दे रहे हो क्या कर लोगे। सत्ता हमारी है, सत्ता पर काबिज लोग हमारे हैं और अब तो हमें यह भी बताया जा रहा है कि देश भी इन्हीं का है। यही लोग बता रहे हैं कौन देश में रह सकता है कौन नहीं। बहरहाल चलिए पहले शुरू करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से। अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर ने अंडमान जेल से अंग्रेजी हुकूमत को जो मर्सी पिटिशन यानी माफीनामा लिखा कि मुझे रिहा कर दिया जाए, वो माफीनामा उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी के कहने पर लिखा था। यानी गांधी ने कहा था कि ये माफीनामा लिखो। आपको लगेगा कि अरे गांधी के जीवन से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण बात
आपको क्यों नहीं मालूम? ये बात आपको इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आपने इस बात को इतिहास में पढ़ा ही नहीं। आपने इसे इतिहास की किताबों में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये किसी भी इतिहास की किताब में आपको नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये सच है ही नहीं, ये सरासर झूठ है। सच क्या है? नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के सिलसिले में अबेटमेंट टू मर्डर और राजा यानी किंग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र के मामले में सावरकर को आजीवन कारावास होता है। उन्हें 50 साल की सज़ा होती है और उन्हें अंडमान जेल भेजा जाता है। अंडमान जेल की यह सज़ा काला पानी के नाम से जानी जाती थी। सावरकर 4 जुलाई 1911 को अंडमान जेल पहुंचते हैं, मगर 30 अगस्त को यानी 2 महीने के अंदर वो अंग्रेज़ों को अपनी रिहाई की दरख्वास्त करते हैं। लेकिन सावरकर की ये पहली अपील रिहाई की 3-4 दिनों में ही रिजेक्ट हो जाती है। फिर 1913 के नवंबर में वो अंग्रेजों को लंबा चौड़ा खत लिखते हैं। ये खत दरअसल एक तरह का माफीनामा था, क्योंकि सावरकर इस माफीनामे में लिखते हैं कि अगर वो रिहा किए जाते हैं तो वो अंग्रेजी हुकूमत के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। अगर अंग्रेज उन्हें रिहा कर देते हैं तो इस कदम से भारत और भारत के बाहर अंग्रेज़ों की मुखालफत कर रहे असंख्य युवकों को भी नई राह दिखेगी। वो युवक जो उनको यानी सावरकर को अपना गाइड मानते हैं, वो लोग भी अंग्रेज़ों की शरण में लौटेंगे, मतलब क्रांतिकारी रास्ता छोड़ देंगे, अंग्रेज़ों की सेवा में लग जाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। अगर मुझे रिहा किया जाता है तो सरकार की सेवा में रहूंगा, ये लिखते हैं सावरकर उस माफीनामे में। सरकार तो इतनी शक्तिशाली है, वो माफी दे सकती है। माफी मिलेगी तो राह भटका बेटा अपने माँ बाप के घर ही तो वापस लौटेगा। यानी सावरकर घर वापसी का रास्ता अपना तैयार करते हैं। घर वापसी क्या है? अंग्रेजों की शरण में लौटना, उनकी चौखट पर लौटना, यानी क्रांतिकारी रास्ता छोड़ देना, त्याग देना, जो अब तक का उनका सफर रहा था, जिसकी वजह से भी वो जेल गए। बाद में 1917 में भी वो इसी तरह की अपील अंग्रेजों से करते हैं। कुल मिलाकर अंडमान जेल में लगभग 10 साल रहते हैं और आधा दर्जन बार अपनी रिहाई की अपील करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब सावरकर अंग्रेजों से रिहाई के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, उस समय गांधी भारत में थे ही नहीं। गांधी तो 1894 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। गांधी 1915 की जनवरी में ही वापस भारत लौटते हैं। बीच बीच में आते जाते रहते, लेकिन भारत वो हमेशा के लिए लौटते हैं 1915 की जनवरी में। तब तक सावरकर 2 बार अंग्रेजों को लेकर रिहाई की अपील कर चुके थे और बाकायदा माफी मांग चुके थे। अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाने का आश्वासन दे चुके थे। राजनाथ सिंह की बातों से लगा मानो गांधी ने सावरकर का माफीनामा ड्राफ्ट कराया था। गांधी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, ऐसा अभी तक किसी शोध में भी निकल कर नहीं आया है। सावरकर पर एक 1100-1200 पेज की 2 खंडों में सबसे मोटी बायोग्राफी बंगलुरु के इतिहासकार और स्कॉलर विक्रम संपत ने लिखी है। ये बायोग्राफी 2 सालों में पब्लिश होकर आई, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 अभी कुछ महीने पहले। इन किताब में सावरकर को लेकर विक्रम संपत काफ़ी सिंपैथेटिक भी हैं। इस इतिहासकार ने भी सावरकर के माफीनामों का तो जिक्र किया है अंडमान जेल में, मगर डिफेंड इस तरह से किया कि ये तो महज अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर निकलने की सावरकर की चाल थी। लेकिन विक्रम संपत ने कहीं भी अपने शोध में यह नहीं पाया कि गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों से रिहाई के लिए माफीनामा लिखने को कहा था। सोचिए, गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद और भी न जाने कितने असंख्य लोग, आजादी के मतवाले नेता, आजादी के आंदोलन के दौरान कई साल जेल में रहे। क्या इन्होंने कभी अंग्रेजों से माफी मांगी? कहा कि भारत का भविष्य वो अंग्रेजी हुकूमत से जोड़कर देखते हैं?
क्या भगत सिंह, राजगुरु या आज़ाद ने माफ़ी मांगी और कहा कि हम क्रांति का रास्ता छोड़ देंगे? भगत सिंह को भी उनके दोस्त रिश्तेदारों ने समझाया होगा कि माफ़ी मांग ले, मगर 23 साल के भगत सिंह अड़े हुए थे कि उन्हें देश के लिए मरना कबूल है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें फांसी लगाने से बेहतर है फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से मार दिया जाए। सवाल यह है कि खुद को वीर बताने वाले ही अंग्रेज़ों से माफ़ी क्यों मांगते हैं? और कई सालों की जेल यात्रा और नज़रबंद रहने के बाद सावरकर अंग्रेज़ों का ही साथ देते हैं, उन्हीं के साथ खड़े दिखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रहते हैं, यहाँ तक कि 1942 के गांधी के देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा नहीं लेते। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि देश के रक्षा मंत्री से ये चूक कैसे हो गई कि उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ा कि सावरकर ने गांधी के कहने पर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। ये राष्ट्रवादी विचारधारा वाले केंद्रीय मंत्री की चूक थी या सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत इतिहास पर नई जिल्द चढ़ाने की कोशिश? इतिहास को बदलना है तो झूठ को बार बार दोहराना पड़ेगा। पोस्ट ट्रुथ के इस दौर में राजनाथ सिंह का ये भाषण भी एक मिसाल है। एक बात तो है, बीजेपी और संघ परिवार में से अब लोग ये मानने लगे हैं कि उनके हिंदुत्व के पितामह ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। लेकिन चालाकी देखिए कि सावरकर के प्रति जनमानस में आदर भाव पैदा करने के लिए हिंदुत्व सोच के जन्मदाता सावरकर को एस्टैब्लिश करने के लिए संघ परिवार को गांधी का सहारा लेना पड़ रहा, जबकि इसी हिंदुत्ववादी सोच ने ही गांधी को मारा था, गांधी की हत्या की थी। हालांकि भारत लौटने के कई साल बाद, मैं दोबारा फिर से आता हूं उस टॉपिक पर, कि भारत लौटने के कई साल बाद गांधी ने सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर को काला पानी से रिहा करने की अपील अंग्रेजों से जरूर की थी। अपने अखबार यंग इंडिया में गांधी ने 1920 की मई में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि सावरकर और उनके भाई राजनीतिक अपराधी हैं। चूंकि सावरकर खुद कह रहे हैं कि वो अंग्रेज के वफादार बने रहेंगे, कोई क्रांतिकारी विचार मन में नहीं लाएंगे, इसलिए जैसे ऐसे कुछ दूसरे लोगों को छोड़ा गया, इन्हें भी रिहा किया जाना चाहिए। और सावरकर तो खुद कह रहे हैं कि उन्हें ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आज़ादी नहीं चाहिए, इसलिए उनकी अपील मान ली जानी चाहिए। दरअसल गांधी का ये लेख, यंग इंडिया में ये जो लेख था, सावरकर से उनकी जो खतो किताबत हुई थी पिछले महीनों में 1920 में ही, ये उसी का नतीजा था। 1920 की जनवरी में ब्रिटिश रॉयल प्रोक्लेमेशन हुआ कि चुनिंदा राजनीतिक अपराधियों को रिहा किया जाएगा, मगर सावरकर बंधुओं का नाम उस लिस्ट में नहीं था। इसलिए सावरकर ने तब गांधी को लिखा कि बताइए क्या करना चाहिए। सावरकर गांधी को लिख रहे हैं कि बताइए क्या करना चाहिए, जब तक वो अब तक 4 पिटीशन दे चुके थे ब्रिटिश हुकूमत को। गांधी ने उस सावरकर के उस खत का जवाब एक हफ्ते बाद जब दिया तो कहा कि आप जो भी तथ्य हैं वो अपनी पिटीशन बनाइए और उस तथ्यों को लिखिए, अंग्रेजों को पिटीशन दीजिए, बाकी जो मुझे ठीक लगेगा मैं देखूंगा, करूंगा। इसी सिलसिले में गांधी ने यंग इंडिया में सावरकर बंधुओं की रिहाई की पैरवी की। ऐसे थे गांधी, मगर सावरकर जिंदगी भर गांधी की मुखालफत करते रहे। हिंदू मुस्लिम एकता के गांधी के सपनों पर लानत भेजते रहे और फिर 30 जनवरी 1948 का भी दिन आया जब गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। गोडसे जिस हिंदू महासभा से था उसके सावरकर कई साल अध्यक्ष रहे, सर्वे सर्वा रहे और बाद में गोडसे से मिलते भी रहे। सावरकर गांधी हत्या में सावरकर भले बरी पाए गए, मगर इतिहास में गांधी हत्या के षड्यंत्र के तार सावरकर से जुड़े मिलते हैं। कई किताबें, कई शोध इसकी तस्दीक करते हैं। ये बात जीवन लाल कपूर कमीशन की रिपोर्ट में भी दर्ज है। क्योंकि हिंदुत्ववादी सावरकराइट सोच को वो गांधी पसंद नहीं थे जो सांप्रदायिक सौहार्द की पैरवी करते थे। गांधी जैसा हिंदू उन्हें
पसंद नहीं था, इसलिए उनको मार दिया गया। जिन्ना अगर अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहते थे तो सावरकर का सपना भी हिंदू राष्ट्र का था। इसलिए मोहन भागवत, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि सावरकर का दौर अब आ चुका है। हिंदुत्व की पूरी सोच में हिंदुस्तान उनके लिए है जिनके पुरखे यहाँ पैदा हुए या जिनकी आस्था के केंद्र, जिनके देवी देवता यहाँ हैं। उसमें सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल हैं। पितृभूमि और पुण्य भूमि क्या है, ये सावरकर की किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में समझाया गया है। कौन है हिंदू, हिंदुत्व क्या है, ये समझाया गया है। ये किताब 1923 में छप कर आई थी। इसलिए सावरकर के पुण्य भूमि और पुत्र भूमि वाले कंसेप्ट में बाकी मजहब के लोग बाहरी हैं। यानी उनके मुताबिक मजहब ही देश की नागरिकता का आधार हो सकता है, या फिर वो सब लोग ये मान लें कि वो भी हिंदू हैं। जो भागवत बार बार याद दिलाते हैं कि सब भारतवासी दरअसल हिंदू हैं। हिंदुत्व यानी धार्मिक राष्ट्रवाद के बलबूते नया भारत बनाया जा रहा है। देश की राजनीति अब हिंदू बहुसंख्यकवाद के इर्द गिर्द बुनी जा रही। इतिहास में जो कुछ भी हुआ उसे अब हिंदुत्व के चश्मे से ही देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ये तंत्र लोगों का तो तंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र तो नहीं लगता, ये सावरकर तंत्र जरूर लगता है, विभाजनकारी तंत्र। ये हिंदुत्व की सोच हमारे संविधान के मूल्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाती, जो संविधान सेक्युलर समाज, बराबरी के समाज और सभी नागरिकों के समान अधिकार की बात करता है। ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।